बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं जी अल्लाह के पाक नाम से जो मेहरबान है। बेटा आज का अपना टॉपिक है वो है मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ये जो मेसेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट है, इट इज कंफर्मेटरी एक्सपेरिमेंट of semi-conservative model of replication. Meselson and Stahl experiment. दो साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी। एक मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, दोनों ने बेटा ये ऑब्जर्वेशन दी और दोनों की जो ऑब्जर्वेशन है इट इज कंफर्मेटरी टेस्ट अबाउट दी, जैसे मैंने आपसे कहा सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। और ये जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की कंफर्मेशन टेस्ट है ये मेसेल्सन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट में आता है। उन्होंने किया क्या, दे ग्रू बैक्टीरिया ओवर N15 medium, N15 containing medium यानी है नाइट्रोजन आइसोटोप कंटेनिंग मीडियम के अंदर उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो किया, which became incorporated into their, कहां पे जाएगा, डीएनए। जैसे हमें पता है वो बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर जाके इनकॉर्पोरेट हो गया। स्टेप 1 हम करते हैं जी। स्टेप 1 उन्होंने क्या किया। स्टेप 1 growth of bacteria in artificial medium। पहले नंबर पे आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर बैक्टीरिया की ग्रो करवाई। पहले कहां पे करवाया, दे ग्रू बैक्टीरिया ओवर N15। फिर क्या किया, देन ट्रांसफर टू N14 मीडियम। पहले उन्होंने ग्रो करवाया N15 के ऊपर, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया N14 के ऊपर एंड collected DNA at various levels। मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, मुख्तलिफ टाइमिंग्स के ऊपर उन्होंने डीएनए को अलग करके सेंट्रीफ्यूज किया और उसकी ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन स्टेप 2 में क्या किया उन्होंने, स्टेप 2 is a ultra
सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की उन्होंने, इसकी डीएनए की। लेकिन कैसे बेटा? दे डिसॉल्व डीएनए इनटू सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड के अंदर उन्होंने इसको डिसॉल्व किया, स्पन एट वेरी हाई स्पीड, यानी 5000 पर मिनट तकरीबन उन्होंने इसको आरपीएम के ऊपर इसको स्पन किया, यानी वो जो टेस्ट ट्यूब है उसको उन्होंने स्पिन किया। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन हम इसको कहते हैं। डीएनए स्ट्रैंड्स varying density got separated। इसकी मैं आगे चलकर आपको तस्वीर भी बना के दिखाता हूँ कि वो सेपरेट हो गया जब डीएनए स्ट्रैंड उन्होंने इनको सेपरेट किया। लेकिन यहाँ पे बेटा अगर हम देखें तो पोजीशन जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। देखिएगा कैसे। N15 DNA is denser, क्योंकि वो N15 है भाई, is denser and migrate down than N14, which is lighter। मतलब ये स्टेप 2 में उसने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में बेटा उसने जो डीएनए सेपरेट किया था उनको उसने स्पन किया एट 5000 आरपीएम में, और ये जो स्ट्रैंड्स थे इनकी डेंसिटी के एतबार से ये एक दूसरे के साथ सेपरेट हो गया। और N15 डीएनए इज denser and migrate down than N14 which is lighter in strand। मैं इसको करने लगा हूँ, फिर मैं इसको रेज करूंगा, आगे लिखेंगे। Messerson and Stark experiment बेटा मैंने आपको बताया, it is actually confirmatory test of semi-conservative model of replication। Matthews, Messerson and Frankstad, though scientists which are involved in this experiment, they grew bacteria over N15 medium which became incorporated into the DNA as मुख्तलिफ स्टेप थे। जैसे स्टेप 1 के अंदर they grew bacteria over the artificial medium। पहले उन्होंने बेटा N15 के ऊपर ग्रो करवाया, फिर उन्हीं बैक्टीरिया को दे ट्रांसफर ओवर दी N14 मीडियम एंड कलेक्टेड डीएनए एट वेरियस टाइम भी मैं भी आपको बता देता हूँ आगे चल के। स्टेप 2 में उन्होंने क्या किया, they took bacteria DNA or they dissolve in cesium chloride, then ultracentrifuge, यानी this spun at very high speed 5000 rpm पे। DNA strand varying in their densities, they got separated from each other। मतलब मैंने आखिरी सेंटेंस में ब्लू कलर में लिखा कि N15 DNA is denser than N14 and it is migrated down than N14। मतलब वो टेस्ट ट्यूब के अंदर डीपर चला गया, N14 जरा थोड़ा सा ऊपर रह गया। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको रेज करने लगा। सर जी बेटा। सर N15 से N14 में ट्रांसफर क्यों किया गया है इसको, और N15 इनकॉर्पोरेट क्यों किया डीएनए में? थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा आगे चलें, अगले पार्ट में ये आपके क्वेश्चन का आंसर। आवाज कट गई बेटा। इंपॉर्टेंस बता दें। किसकी? सीजियम क्लोराइड की इंपॉर्टेंस बता दें।
जी बेटा, ये मैं आपको बता देता हूँ, बस थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, ये पार्ट जरा कर लें। यानी मैं आपको ऑब्जर्वेशन का बताने लगा हूं, फिर इसमें हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। ऑब्जर्वेशन, उन्होंने N15 से N14 में ट्रांसफर किया स्टेप 1 में, यानी पहले उन्होंने ग्रो करवाया, फिर उन्होंने डीएनए को निकाला एट वेरियस इंटरवल्स, डीएनए को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया और डिफरेंट रीडिंग्स उनके पास आई, वो अब ऑब्जर्वेशन में मैं आपको बताने लगा हूं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, डीएनए collected immediately after transfer was all dense। पहली ऑब्जर्वेशन उनकी ये थी कि जैसे ही हम डीएनए को कलेक्ट करके फॉरन से ट्रांसफर करते हैं, फॉरन ट्रांसफर करके हम उसको कलेक्ट करते हैं, मतलब एट 0 मिनट, एट 0 मिनट हम जब बिल्कुल अभी ट्रांसफर किया बैक्टीरिया को N15 से, जैसे ही हमने N15 से N14 में ट्रांसफर किया, फौरन हमने एक रीडिंग ले ली, लेकिन उसमें सारे के सारे क्या थे? दे वर ऑल डेंस, सारे के सारे दे माइग्रेटेड डाउन टू द टेस्ट ट्यूब। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? डीएनए collected after round of replication was composed of 1 N15 strand and 1 N14 strand। एक राउंड कंप्लीट हुआ, एक राउंड कंप्लीट होने के बाद उनके पास एक स्टैंड N15 का, यानी क्या आ गया? डेंसर, और दूसरा स्टैंड जो था डुप्लेक्स में, वो क्या था? लाइटर। तीसरी ऑब्जर्वेशन, आफ्टर DNA collected after second round of replication was composed of one lighter duplex, मैं डुप्लेक्स की बात करने लगा बेटा, N14 and one hybrid duplex। मैं बेटा बात कर रहा हूं, एक स्टैंड उसके पास N15 एंड एक स्टैंड उसके पास N14 का होगा। ये कब रीडिंग ली उन्होंने? They took their reading at 20 minutes after transfer। ये रीडिंग पुत्र उन्होंने कब ली? They took the reading after 40 minutes of transfer। 40 minutes, ये 20 minutes after transfer,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग के ज़हन में रहे। और ये 40 मिनट्स आफ्टर ट्रांसफर। आफ्टर ट्रांसफर से मुराद फ्रॉम N15 टू N14। यहाँ पे भी बेटा कुछ ऐसे ही है, N15 टू N14। मतलब ये उनकी रीडिंग्स थी। फिर मतलब मैं इसको रिपीट करने लगा बेटा। 3 ऑब्जर्वेशन थी, यानी जस्ट आफ्टर ट्रांसफर एट 0 मिनट ऑफ आफ्टर ट्रांसफर उन्होंने जो डीएनए कलेक्ट किया वो सारे का सारा डेंस था, मतलब सारे का सारा वो हैवी नाइट्रोजन के ऊपर, यानी उसके पास जो डुप्लेक्स था वो N15 के ऊपर कंपोज था। फिर क्या हुआ, उन्होंने 20 मिनट के बाद जो रीडिंग ली, जो डीएनए कलेक्ट किया, उसमें एक डुप्लेक्स, वो हाइब्रिड डुप्लेक्स था। हाइब्रिड डुप्लेक्स में एक स्ट्रैंड N15 का था और एक N14 का था। जो उन्होंने बेटा 40 मिनट के बाद लिया, उसमें मैं डुप्लेक्स की बात करने लगा। एक लाइटर डुप्लेक्स था जिसके दोनों स्ट्रैंड N14 के ऊपर, और एक हाइब्रिड डुप्लेक्स था जिसमें एक स्ट्रैंड N15 का था और एक N14 का था। इसकी आप वो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं बेटा इसको रेज करके आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कि चीज हुई क्या थी। इसमें बेटा हुआ क्या था, they grew bacteria over N15 मीडियम। उन्होंने एक पेट्री डिश ली, उसके ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो करवाया और वो N15 नाइट्रोजन कंटेनिंग थी। They transfer their bacteria over a petri dish that contain a medium of N14। फिर उन्होंने N14 के ऊपर उसको ट्रांसफर कर दिया। अब जो बेटा N14 का क्वेश्चन आया था, N15 क्यों इस्तेमाल किया? N15 मीडियम, इसका मतलब ये होता है बेटा, इसमें जो उन्होंने नाइट्रोजन इस्तेमाल की वो जरा थोड़ी सी हैवी थी। जो नाइट्रोजन का नॉर्मल मोलिकुलर वेट होता है या एटॉमिक वेट होता है, दैट इज 14, और जो इसका आइसोटोपिक वेट होता है दैट इज N15। अच्छा, ये जो है ये नॉर्मल नाइट्रोजन है, ये जो है ये आइसोटोपिक नाइट्रोजन है। इट इज लाइटर, इट इज डेंसर। उन्होंने इसको यहाँ पे ग्रुप, और अब आपको पता है बेटा जितनी भी नाइट्रोजन है दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन नाइट्रोजन बेसिस। वो नाइट्रोजन बेस में इनकॉर्पोरेट होगी। जब नाइट्रोजन बेस के अंदर इनकॉर्पोरेट होगी तो डीएनए बनेगा। जब डीएनए बनेगा तो अब देखें ना, अगर तो वो N15 है तो वो हैवी डीएनए बनेगा, अगर N14 है तो वो नॉर्मल यानी लाइटर डीएनए स्ट्रैंड बनेगी। तो यही उन्होंने अपने ज़हन में सोचा कि हम देखें तो सही ना, क्या जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो क्या वो कंजर्वेटिव होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है, या वो डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन होती है? तो इसी चीज को जानने के लिए उन्होंने बेटा N15 से पहले ग्रो करवाया और उसको फिर ट्रांसफर कर दिया इनटू N14 मीडियम। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को यूं करें तो ये देखिएगा, they grew over N14 medium. They transfer over N15। एक रीफिलिंग की है। ये तीनों
N15 के ऊपर ट्रांसफर हुए। ये है 0 मिनट, यानी बिल्कुल जस्ट आफ्टर। ये है 20 मिनट, आपको पीछे मैंने बताया फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। ये है आफ्टर 40 मिनट्स। ये है सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब आपको पता है बैक्टीरिया डिवाइड आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। अब उन्होंने इन तीनों को सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में लेकर गया। सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ क्या बेटा, जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया एट हाई रेट यानी 5000 आरपीएम पे, तो सीजियम क्लोराइड जितने भी डीएनए आए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जितने भी डीएनए आए, दे आर ऑल हैवियर। दे आर ऑल हैवियर एंड दे डीप डाउन, मतलब दे माइग्रेटेड डीप डाउन। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्या थे? N15। सेकेंड राउंड में क्या हुआ बेटा? सेकेंड राउंड में ये हुआ कि इनके पास जब डीएनए स्ट्रैंड आया तो एक डीएनए स्ट्रैंड आ गया लाइटर N14 वाला, और एक डीएनए स्ट्रैंड इसके पास आ गया डेंसर। यानी इसका मतलब ये है ये बन गया हाइब्रिड, जिसके पास दो तरह के स्ट्रैंड थे। एक था N14 और एक था इसके पास N15 जो डेंसर ब्लैक कलर का। अब जब हम बात करते हैं बेटा कि इसमें 2 राउंड हुए रेप्लिकेशन के, तो फिर कैसा होगा जरा देखिएगा। जब 2 राउंड हो जाते हैं, 2 rounds of replication, then they have one hybrid strand and one lighter strand. ये है N14 डुप्लेक्स। याद करिए मैंने आपको डुप्लेक्स का कहा था, और ये है हाइब्रिड डुप्लेक्स। याद करें ये भी मैंने आपसे पिछले जो आपने स्क्रीनशॉट ली उसमें कहा था। इसमें सारे के सारे N14 हैं, लेकिन इसमें एक N15 का है डेंसर, और जो रेड कलर का मैं लिखने लगा हूं दैट इज N14। साबित क्या करता है बेटा? ये साबित ये करता है कि जब 0 मिनट पे है तो सारा N15 का है। जब एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन है तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। पेरेंटल स्ट्रैंड इज डेंसर, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड इज N14, क्योंकि आपने इसको N15 से N14 पे ट्रांसफर किया है। ये बेटा आप जरा इसको प्लीज करेक्ट कीजिएगा। N15 से आपने इसको N14 के ऊपर ट्रांसफर किया, यानी अब ये N14 है, ये N14 है, ये N14 है। अब इसका मतलब ये हो गया कि जैसे एक स्ट्रैंड इनके पास N15 का था, इन्होंने अपनी रेप्लिकेशन की, एक पेरेंटल स्ट्रैंड आ गया और एक इनके पास बेटा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड N14 वाला आ गया। ये सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में चले गया। अब सेकंड राउंड में ये सेपरेट हुआ, ये स्ट्रैंड ये वाला सेपरेट हुआ। जब ये सेपरेट होगा तो N14 का एक स्ट्रैंड इसके साथ आ गया, यानी इसमें से भी एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। ये ब्लैक वाला डेंसर है, इसके साथ भी एक N14 वाला स्ट्रैंड आके शामिल हो जाएगा। हम कहते हैं ये डुप्लेक्स बन गया। लेकिन डुप्लेक्स कैसे बना? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मेथड के जरिए ये आगे बढ़ता है। ये बेटा सारे की सारी समरी है किसकी? मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट की। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये भी आया था
सर व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सीजियम क्लोराइड? सीजियम क्लोराइड बेटा क्या करता है? सीजियम क्लोराइड एक स्पेसिफिक ग्रेविटी क्रिएट करता है। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्रिएट करता है, इसके अंदर जाके जो सीजियम क्लोराइड होता है वो अपने आयोनाइजेशन में, आयंस में चेंज हो जाता है, आयंस में चेंज हो जाता है। जब ये बेटा आयंस में चेंज होते हैं तो फिर ये एक ग्रेडियंट प्रोड्यूस करते हैं। वो जो ग्रेडियंट होता है, वो ग्रेडियंट एक ऐसा ग्रेडियंट बनता है जिसमें जो लाइटर स्ट्रैंड होते हैं, सॉरी जो डेंसर स्ट्रैंड होते हैं, जो डीप डाउन जो हाइब्रिड होते हैं, वो वहां पे जाके सेट हो जाते हैं जहां पे उनकी ग्रेविटी सेट होती है, और जो लाइटर स्ट्रैंड होते हैं वो सबसे ऊपर आ जाते हैं। ये एक ग्रेडियंट सेट करते हैं। कौन से? जब सीजियम क्लोराइड बेटा डिस्पर्स होता है अपने आयंस में, तो वो आयंस में जब, तो सीजियम एक ग्रेडियंट प्रोड्यूस करता है। उस ग्रेडियंट की वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी बनती है। वो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसमें जो डेंसर स्ट्रैंड होंगे द डीप डाउन, माइग्रेटेड डीप डाउन, जो हाइब्रिड होंगे दे सेटल एट द मिड, और जो लाइटर होंगे दे केम एट द टॉप ऑफ द सीजियम क्लोराइड। यानी इस पूरी समरी का एक्सपेरिमेंट की जो समरी है वो ये है कि जो रेप्लिकेशन है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसमें कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप पूछ लो। सर ये सीजियम क्लोराइड क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन आपने बताया, रिपीट कर दें प्लीज। मैंने बेटा आपको बताया जो सीजियम क्लोराइड होता है ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, क्योंकि आपने डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना होता है। जब आपने डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना होता है तो फिर आपको एक ऐसा मीडियम चाहिए जिसके अंदर डीएनए सेपरेट हो सके अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, इसके लिए हम सीजियम क्लोराइड को सिलेक्ट करते हैं, और वो जो सीजियम क्लोराइड उन्होंने सिलेक्ट किया उनमें सीजियम क्लोराइड अपने आयंस में चेंज हो जाता है, और जो सीजियम आयंस होते हैं वो बेटा एक ग्रेडियंट सेट करते हैं। उस ग्रेडियंट की मदद से जो एक ग्रेडियंट सेट होता है, डीएनए स्ट्रैंड अपने आप को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटीज। जो हैवियर डीएनए होंगे वो इस स्पेसिफिक ग्रेविटी से डाउन मूव करेंगे, जो हाइब्रिड होंगे वो सेंटर में, और जो लाइटर होंगे वो बिल्कुल टॉप के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि वो ग्रेडियंट ही सेट इस तरीके से होता है कि जो डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देता है। अब इसमें कुछ चीज पूछने वाली बेटा। चलें जी, हम जल्दी से मूव करते हैं, और हम बेटा मूव करते हैं to the next topic, that is replication process. डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है बेटा। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस आपको पता है द प्रोसेस इन विच डीएनए रेप्लिकेट इटसेल्फ, डीएनए replicates itself, that is called डीएनए replication process। और जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है it is enzymatic controlled process। ये एंजाइमेटिक कंट्रोल प्रोसेस होता है जिसमें जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे हिस्सा लेते हैं। कौन कौन से एंजाइम? नंबर 1, इसमें जो एंजाइम आता है सबसे पहले, यू नो वेरी वेल, दैट इज हेलिकेज। ये क्या करता है?
ये ओपन अप करता है, ओपन दी डीएनए डुप्लेक्स, ये डीएनए डुप्लेक्स को ओपन करता है बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, जो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक करने के बाद ये डीएनए को ओपन कर देता है। उसके बाद एक एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं प्राइमेज एंजाइम। ये क्या करता है? इट सिंथेसाइज अ प्राइमर, इट सिंथेसाइजेस अ प्राइमर, ये एक प्राइमर को सिंथेसाइज करता है जो कि 10 न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। अटैच टू स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड के साथ अटैच हो जाता है। That is attached to the strand. उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आते हैं, ये क्या करते हैं? ये कैटलाइज करते हैं the addition of न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, आपने बेटा पढ़ा हुआ है, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3, ये 3 टाइप होती हैं। इसमें आपने कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे जो इकोलाई का पॉलीमरेज 3 एंजाइम होता है, इकोलाइज पोल 3 is a 10 times larger, ये 10 टाइम लार्जर होगा। It is a dimer molecule and catalyzes the replication, ये डायमर मॉलिक्यूल होता है और ये बेटा रेप्लिकेशन को कैरी ऑन करता है। इसका जो रेट होता है वो भी आपने मेरा बेटा ध्यान में रखना है, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर ये 1000 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। Only adds nucleotide where primer is attached, जहां पे प्राइमर अटैच होगा ये सिर्फ उसके साथ जाके काम करेगा, वरना ये काम नहीं करता। इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ वर्किंग इज ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये हमेशा काम करता है। उसके बाद एक एंजाइम आता है जिसको हम बेटा कहते हैं लाइगेज एंजाइम। ये जो लाइगेज एंजाइम होता है ये बेटा क्या करता है? इट कनेक्ट्स, सर आपने ये जो नीचे कैरेक्टर्स लिखे हैं ये पॉलीमरेज 3 के लिखे हैं या पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज के कलेक्टिव लिखे हैं? नहीं, ये पॉलीमरेज 3 के हैं बेटा, ये सारे के सारे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये पॉलीमरेज 3 के हैं। It connects DNA strands with each other.
ये डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड्स को एक दूसरे के साथ आके यूनाइट करता है। चलें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें बेटा 4 एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। हेलिकेज जो कि डुप्लेक्स को ओपन करता है, प्राइमेज जो कि प्राइमर की सिंथेसिस करता है। ये ऑलमोस्ट 10 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है जो कि आके एक स्ट्रैंड के साथ अटैच हो जाएगा बिकॉज इट इज कम्प्लीमेंट्री टू स्ट्रैंड। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज होता है बेटा, वो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड करता है। ये 3 तरह का होता है, पॉलीमरेज 1 2 3। इकोलाई पॉलीमरेज जो 3 एंजाइम होता है 10 टाइम लार्जर देन अदर 2। ये इट इज डायमर मॉलिक्यूल एंड कैटलाइजेस रेप्लिकेशन प्रोसेस 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड की इसकी रफ्तार होती है और ये हमेशा उसमें ऐड करेगा जहां पे प्राइमर आके अटैच होता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द सिंथेसिस या डायरेक्शन ऑफ एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। फिर लाइगेज एंजाइम आता है बेटा जो कि कनेक्ट करता है किसको, आके वो कनेक्ट करता है डीएनए स्ट्रैंड्स को जो कि रेप्लिकेट हुए होते हैं। अच्छा लेकिन बेटा जब हम कह तो रहे हैं कि ये एंजाइम आते हैं, लेकिन असल में जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है वो मैं आपके सामने इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना भी इसका। सर ये लाइगेज कौन से स्ट्रैंड्स को कनेक्ट करता है? मैं आगे चलेंगे ना, जब डायग्राम बनाएंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा हम इसमें जब बेटा देखते हैं जरा डायग्राम हम बना लें, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। इसमें बेटा याद रखिएगा आपने पढ़ा हुआ है ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है बिकॉज डीएन ठीक हो गया। अच्छा अब इसका मतलब ये है कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रेन है उसका बेटा ये 5 प्राइम होगा, ये उसका 3 प्राइम एंड होगा। यहां पे आके एक प्राइमर अटैच होता है जो कि 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पे का होता है। ये आके इसके साथ बाइंड करेंगे, इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज 3 आएगा या डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा। वो आके बेटा एक नई चीज इसके अंदर नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ये आगे काम करता जाएगा, आगे ऐड होता जाएगा। ये है वो हेलिकेज एंजाइम जो आगे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता हुआ जा रहा है। देखिए बेटा इसमें देखिएगा जरा, इसमें प्राइमर यहाँ पे आके अटैच हो गया, ये इसकी 5 प्राइम डायरेक्शन उसने आके जनाब बॉन्डिंग यहाँ पे बना ली। यहाँ पे वो डीएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ, सर आपकी वीडियो बार बार पॉज हो रही है। अच्छा उसके बाद फिर यहाँ पे
एक प्राइमर अटैच हुआ 5 प्राइम, फिर यहाँ पे एक डीएनए पॉलीमरेज आएगा, 3 पॉलीमरेज 3 एंजाइम आएगा, वो आके बेटा यहाँ से फिर आगे सिंथेसिस करेगा 5 to 3 डायरेक्शन में। ठीक हो गया। अच्छा, हम कहते हैं ये ऐसे इसमें काम। सर स्क्रीन ब्लर है और आपकी आवाज बार बार पॉज हो जाती है, वीडियो पॉज हो जाती है। अच्छा, मैं रिकनेक्ट करता हूँ बेटा। अब बताया मुझे, अब ठीक होगा बेटा। चले, दिस इज पेरेंट स्ट्रैंड, जिसे हम टेम्पलेट भी कहते हैं। ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। बिल्कुल यही हाल यहाँ पे है। ये मैंने आपसे अर्ज की कि ये वो एंजाइम है जिसको हम कहते हैं हेलिकेज एंजाइम। अच्छा, अब जरा देखिएगा बेटा, मैं इसको रिपीट करता हूँ, आप जरा देखिएगा। मैकेनिज्म मैं आपके सामने बयान करने लगा, आप इसको जरा लिखिएगा। मैं चलें एक एक करके इसको हम लिख भी देते हैं। सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम आता है, ओपन द डुप्लेक्स, डुप्लेक्स को उसने ओपन कर दिया, हो गया ओपन। नंबर 2, उसके बाद प्राइमेज आता है, प्राइमेज सिंथेसाइज द प्राइमर, प्राइमर को उसने सिंथेसाइज किया एंड अटैच एट complementary साइट, और वो कॉम्प्लीमेंट्री साइट के ऊपर जाके अटैच हो गया। मतलब नंबर 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 recognizes the primer, प्राइमर को रिकॉग्नाइज करता है एंड start adding nucleotide at 5 to 3 prime डायरेक्शन। नहीं बेटा, 3 पॉइंट मैंने लिख दिए। आया, ओपन की, प्राइमर अटैच हुआ, अटैच होने के बाद ये जो प्राइमर अटैच हुआ इसको मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ। ये जो प्राइमर अटैच हुआ, इसके बाद बेटा प्राइमेज एंजाइम, प्राइमर अटैच हो गया, उसके बाद हेलिकेज, ये हेलिकेज सॉरी ये है बेटा पॉलीमरेज 3 एंजाइम, ये बेटा आएगा, ये अपनी एडिशन करना शुरू कर देगा न्यूक्लियोटाइड की फ्रॉम 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। ये इसकी 3 प्राइम डायरेक्शन, ये देखिए जब ये पूरा हो जाएगा ये 3 प्राइम डायरेक्शन तक चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेटा 2 चीजें बन रही है हमारे पास।
यू नो वेरी वेल। एक तो वो स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड 2 बनेंगे। स्ट्रैंड 1 वो कौन सा है? इन डायरेक्शन ऑफ हेलिकल 4। एक वो स्ट्रैंड होगा जो कि डायरेक्शन में बना, किसके डायरेक्शन में? हेलिकल 4 की। ये देखिए यहां से जैसे जैसे ये आगे चलता जा रहा है, ये भी आगे चलती जा रही है, हम इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। हम इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसका मतलब ये है, अब ये क्या स्टैंड है? ये स्टैंड है लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन में है? ये हेलिकल 4 की डायरेक्शन में है। अच्छा, लेकिन एक और स्ट्रैंड भी बन रहा है साथ, स्ट्रैंड 2। वो कौन सा होगा? दैट इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ हेलिकल 4। ये हेलिकल 4 से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अब ये क्या करेगा? हम इसको नाम तो दे देते हैं, इट इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। अभी मैं आपको बताता हूं ये कैसे बनेगा। अब होता क्या है, ये लैगिंग स्ट्रैंड होता क्या है? लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है? ये बैक्टीरिया के अंदर हेलिकल या हेलिकेज एंजाइम ओपन डीएनए to 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड। ये 1000 न्यूक्लियोटाइड खुलेगा। जैसे जरा देखिएगा, ये डीएनए स्ट्रैंड है डुप्लेक्स, ये 1000 से 2000 यूं से खुल गया, इसकी सिंथेसिस हो गई, इन रेप्लिकेशन प्रोसेस हो गया, फिर यूं खुलेगा, इसकी रेप्लिकेशन, फिर आगे खुलता जाएगा, इसकी रेप्लिकेशन। मतलब पहले 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड खुलेंगे, एक लैगिंग स्ट्रैंड बन गया, अगले खुलेंगे, दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड बन गया, फिर खुलेगा, तीसरा लैगिंग स्ट्रैंड बन गया। इसका मतलब है जैसे जैसे हेलिकल एंजाइम उसको ओपन करता है, ये खुलता जाता है। जैसे जैसे बेटा ये खुलता जाएगा, ये वैसे वैसे सिंथेसाइज होता है, इसलिए हम इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लेकिन मैंने बात की बेटा ये बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन जब आप यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक के अंदर ये तकरीबन इन यूकैरियोटिक सेल, कैरियोटिक सेल्स, ये ऑलमोस्ट इट ओपन्स, जो इसकी लेंथ होती है दैट इज 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स। और हम इन लैगिंग स्ट्रैंड्स को कहते होते हैं, दे आर टर्म्ड एज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। हम इनको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद एक एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं लाइगेज एंजाइम। ये लाइगेज क्या करता है? इट सील्स अप, it seals ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को सील अप करता है। मतलब इधर देखिएगा, ये जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बने, इनके दरमियान गैप है ना, ये तो सारे का सारा एक जैसा है, लेकिन इनके दरमियान जो गैप है, इट इज सील्ड अप बाय ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, सॉरी बाय द लाइगेज एंजाइम। ये ऐसे, अब ये भी जैसे रेप्लिकेशन कंप्लीट होगी, ये सारे का सारा एक स्ट्रैंड में आ जाएगा। पहले ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट में था, अब ये सारे का सारा सील अप हो गया और इसको लाइगेज ने सील अप किया। एक चीज आप बेटा याद रखिएगा, सबसे एंड पे एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होगा गाइलेज एंजाइम। ये क्या करता है? रिकॉइलिंग of newly synthesized daughter strands। जो डॉटर स्ट्रैंड्स नए बने हैं उनकी क्वालिंग करेगा। फॉर एग्जांपल ये बेटा एक दूसरे आपने ये पढ़ा होगा है, बल्कि अगर आप ये देखें ना, ये कुछ इस तरीके से होगी,
ये ऐसे होती है ना। अच्छा, अब होगा क्या, बल्कि आप इसको भी यूं करेंगे ना, तो ये होनी ऐसी चाहिए। इसको भी करें तो यूं ऐसे होनी चाहिए। अब होगा क्या, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड ये इस तरफ मूव करता हुआ जाएगा, ये दूसरा स्ट्रैंड ये इस तरफ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये है जो अनकॉइलिंग करता जाएगा इस तरफ, दैट इज अनकॉइल कौन करेगा, हेलिकेज। अच्छा, रिकॉइलिंग कौन करता है भाई, इन स्ट्रैंड्स की जो बनता जाता है, दैट इज गायरेज एंजाइम। जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स की दोबारा से कॉइलिंग करता जाएगा, हम उसको गायरेज एंजाइम कहते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है मेरा बेटा तो पूछिए जल्दी से, नहीं तो फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें। हाँ जी, इसमें मेरा पुत्र को क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी से। सर ये जो न्यूक्लियोसोम होते हैं ये सिर्फ कंडेंस्ड फॉर्म में ही होते हैं? जब बेटा न्यूक्लियोसोम की आप बात करते हैं तो ये डीएनए का एक, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, प्राइमरी, एक होती है प्राइमरी कॉइलिंग, एक होती है कॉइलिंग, एक होती है सुपर कॉइलिंग, एक होती है अल्ट्रा सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। ये जो न्यूक्लियोसोम होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ अल्ट्रा सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। एक कॉइलिंग, एक अल्ट्रा कॉइलिंग, एक सुपर अल्ट्रा कॉइलिंग होती है, जिसकी मदद से जो डीएनए होता है वो एक इतना लंबा थ्रेड होता है कि वो आके 6 सेंटीमीटर तकरीबन हमारे डीएनए स्ट्रैंड होता है, टोटल 46 क्रोमोसोम हमारे सेल के अंदर। एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर 6 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट हमारा डीएनए लेंथ में होता है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता, तो इसलिए कि इसकी सुपर कॉइलिंग हुई होती है। इसमें कोई क्वेश्चन और है? सर क्रोमेटिन मटेरियल में न्यूक्लियोसोम होते हैं, यानी जब वो कंडेंस नहीं होता? हाँ होते हैं भाई, होते हैं। हाँ जी, और कुछ चीज? ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज बेटा आपने नोट करनी है, कल अपनी क्लास इंशाल्लाह 8 से अपने टाइमिंग जो करेगी, 8 बजे स्टार्ट होगी और हम उसको अपना टाइम कंज्यूम करेंगे, मतलब 10:45 तक 8 बजे स्टार्ट हुआ करेगी। आपने ये नोट रखना है, मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ सर मुजम्मल से भी, कल से हमारी क्लास 8 बजे स्टार्ट होगी। कल संडे है, लेकिन इसके बावजूद अपनी क्लास कल जो है ना वो 2 घंटे की होगी। कल आप 9 से 11 बजे तक अपनी क्लास होगी, 9 से 11 बजे तक, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा रह गया, हम उसको खत्म करेंगे इंशाल्लाह। कल 9 से 11 बजे संडे, 9 AM टू 11 AM अपनी क्लास होगी। चले जी, मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जी बेटा ऐसे ही होता है, जो लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं, लैगिंग हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो टुकड़ों में बनती है, और इसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का नाम भी देते हैं, वी कॉल देम ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक हो गया जी। अच्छा चलो, हम करते हैं बेटा एक टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हमने बेटा पढ़ा हुआ है एक टर्म, दैट इज सेंट्रल डॉगमा। हमने एक ये पढ़ी हुई है टर्म, सेंट्रल डॉगमा इज इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन।
सॉरी मैकेनिज्म एक्सप्रेशन, जीन मैकेनिज्म एक्सप्रेशन। इसमें होता क्या है, हमारा डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा मैसेंजर आरएनए की सूरत में आती है, और मैसेंजर आरएनए की सूरत में इट इज ट्रांसलेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब ये हो गया, हमारा जो जीन होता है वो बेटा आता है मैसेंजर आरएनए की शक्ल में, इसके पास इंफॉर्मेशन आती है और वो आगे आके प्रोटीन बनाता है। इसका मतलब ये हो गया, हमारा जो जीन है वो जब भी अपने आपको एक्सप्रेस करेगा, इट सिंथेसाइज द प्रोटीन। मतलब कीवर्ड आपको बताने लगा बेटा, बहुत अच्छी बात है ये, आप इसको जरूर ध्यान कीजिएगा कि जब भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दे ऑलवेज सिंथेसाइज अ प्रोटीन, दे ऑलवेज सिंथेसाइज अ प्रोटीन। जब भी अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दे ऑलवेज सिंथेसाइज अ प्रोटीन। इसमें होता क्या है आपको पता है बेटा, हम इस प्रोसेस कहते हैं दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, और हम इस मैकेनिज्म कहते हैं ट्रांसलेशन। इसका मतलब है दो चीजें जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अगर आप इसको यूं करना चाहें तो आप कह सकते हैं बेटा कि ये डीएनए का एक फ्रेगमेंट है दैट विल बी रीड आउट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ये जीन है दैट विल बी रीड आउट इन द फॉर्म ऑफ a single strand messenger RNA, and that will be read out in the form of protein, जिसमें मिथियोनिन 1, आर्जिनिन 2, लाइसिन 3, इसमें ग्लाइसिन मतलब 4, मतलब ये अमाइनो एसिड की एक चेन आएगी जिसको आप प्रोटीन कहते हैं। मतलब ये अपने पास जीन है, ये अपने पास मैसेंजर आरएनए है, ये आपके पास एक अमाइनो एसिड की चेन है जिसको आप उर्फिया में बेटा क्या कहते हैं, दैट इज प्रोटीन। ये ट्रांसक्रिप्शन है, क्रिप्शन, ये ट्रांसलेशन होती है, और इसमें ये सारा प्रोसेस चलता है। हम इसको बेटा कहते हैं जीन अपने आप को जब भी एक्सप्रेस करता है वो हमेशा प्रोटीन की शक्ल में करता है। ठीक हो गया। अब हम करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले चूंकि ये आता है, फिर हम अगली चीज की तरफ देखेंगे। टाइम कितना हो गया, टाइम मुझे बता दें बेटा, फिर हम सर 10:47 हो गया है। चले फिर इंशाल्लाह हम इसको कल अपनी क्लास होगी 9 से 11 बजे तक, हम इसमें से प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी देखेंगे और हम इस सिलेबस भी, इस यूनिट को भी इंशाल्लाह कल कंप्लीट करते हैं। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। अमाइनो एसिड के नीचे मैंने बेटा लिखा है अमाइनो एसिड प्रोटीन की शक्ल में आते हैं।